Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to my YouTube channel. Today we are going to start our 19th lecture that is about biodiversity. इस लेक्चर में हम बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करेंगे, इसके असेसमेंट लेवल्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम जो है बायोडाइवर्सिटी को फाइंड कर सकते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि हम रैंडम सैम्पलिंग्स क्या होती हैं, उन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे जो कि अलग से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो एक ऐसी टर्म है जो कि ड्राइव की गई है दो वर्ड से, बायोलॉजिकल एंड डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल का मतलब होता है लिविंग, ठीक है, इसमें तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। डाइवर्सिटी का मीन होता है वैरायटी। वैरायटी किसी भी तरह की हो सकती है, वो किसी एक स्पीशी में भी हो सकती है, विदिन अ स्पीशी और अमंग अ स्पीशी, या किसी एक स्पीशी के दरमियान या आपस में दो तीन स्पीशीज़ के दरमियान वैरायटी हो सकती है। डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी होता है, ठीक है। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसको हम डिफरेंट लेवल्स पर डिस्कस कर सकते हैं, जीन लेवल पे, स्पीशी लेवल पे, इकोसिस्टम लेवल पे, किसी भी लेवल पे हम इसको स्टडी कर सकते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी जो है ये एम्फेसिस करेगी या हमें बताएगी कि किसी चीज़ की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अबंडेंस क्या है या उसकी वैरायटी कितनी है जो उस एरिया के अंदर पाया जाता है। और ये एक का दूसरे के साथ रिलेशन आपस में बताएंगी, इंट्रैक्शन बताएंगी एक इन्वायरमेंट की दूसरे इन्वायरमेंट के साथ। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था कि बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए क्यों जो है वो सिग्निफिकेंट होती है, या इसमें हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं असेसमेंट लेवल्स की। बायोडाइवर्सिटी को हम किसी तरह जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी के असेसमेंट लेवल्स की बात करें तो इसको डिफरेंट पैरामीटर्स पे या डिफरेंट जो है वो लेवल्स पे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले लेवल हमारे पास आता है स्पीशी लेवल। स्पीशी लेवल की बात करें तो इसमें हम बायोडाइवर्सिटी जो है वो हेल्पफुल होगी इसमें कि हम आइडेंटिफाई करें डिफरेंट स्पीशीज़ को और काउंट करें उस स्पीशी के अंदर वैरायटी। स्पीशी के अंदर वैरायटी का क्या मतलब है, जैसे अब ह्यूमन स्पीशी, उनके अंदर वैरायटी का क्या मतलब है, उनके अंदर वैरायटी का ये मतलब है कि मेल स्पीशी होगी, फीमेल स्पीशी होगी, बेबीज़ जो होते हैं वो उनके अलग स्पीशी होगी, क्योंकि उनकी जो होती है फिज़िक वो अडल्ट की निस्बत चेंज होती है, तो ये वैरायटी विदिन अ स्पीशी आ जाती है। अगर हम और बीज़ के लेवल की बात करें या किसी और ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे फ्रॉग की बात करें, उसमें टैडपोल लार्वा आ जाता है, ठीक है, तो अडल्ट स्टेज आ जाती है। ये सारी एक स्पीशी के अंदर वैराइटीज़ होती हैं। स्पीशी लेवल में हमने उन्हीं वैराइटीज़ को देखना है, उन्हीं को आइडेंटिफाई करना है, और इसमें सिर्फ हम स्पीशी के नंबर्स काउंट नहीं करते बल्कि उनकी अबंडेंस भी देखते हैं कि कितनी जो स्पीशीज़ हैं वो कितनी जो है वो परसेंटेज ऑक्यूपाई करती हैं, या उनकी जो है वो अबंडेंस कितनी है। ये सब कुछ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन उनकी डिस्कस करना है, ये सब कुछ हम स्पीशी लेवल पे करते हैं और इस तरह हम बायोडाइवर्सिटी को फाइंड कर सकते हैं। सेकंड मेथड होता है जेनेटिक लेवल। जेनेटिक लेवल की बात करें तो इसमें बायोडाइवर्सिटी को जीनेटिक इन्फॉर्मेशन के तौर पे जो है वो देखा जाता है, उसकी वैरायटी को डिस्कस किया जाता है एक स्पीशी के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब ये कि इनके अंदर कौन सा जीन का सेट है, कौन सा जो जीन है, जीन्स के भी डिफरेंट जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लाइक हर जीन जो होता है वो डिफरेंट होता है। आई कलर उसके डिफरेंट जीन्स हैं, स्किन कलर उसके डिफरेंट जीन्स हैं, होमोजाइगस होते हैं, हेट्रोजाइगस होते हैं, ये सारे जेनेटिक लेवल में वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। इस लेवल पे अगर हम वेरिएशन को डिस्कस करें, इस जेनेटिक लेवल पे जो है वो डिस्कस करें, तो ये हमारे पास जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो बताएगा। और इस तरह हम किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जितने भी इस स्पीशी के अंदर इंडिविजुअल्स हैं उन सब की जो नेचर है उनको देख सकते हैं और उनमें वैरायटी देख सकते हैं। ये हमें बताते हैं अडेप्टेबिलिटी और सर्वाइवल, कि हम देख सकते हैं कि कौन सा जो जीन है वो रेजिस्ट करेगा किसी सिग्निफिकेंट चेंज को। अगर हमारे पास कोई जीन है जिसके जो है वो आर है, ठीक है, कैपिटल आर मीन रेजिस्टेंट, स्मॉल आर मीन कि वो जो है जल्दी अटैक हो जाएगा, वल्नरेबल होगा किसी भी बीमारी का, जल्दी उस पर अटैक हो जाएगा। तो ये जो होता है कि आर जो है हमें पता चल जाएगा अगर कैपिटल आर है तो उसका सर्वाइवल या उसकी जो अडेप्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है। तो इस तरह हम जो है वो जेनेटिक लेवल पे इसको डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करते हैं इकोसिस्टम लेवल पे। इकोसिस्टम लेवल की बात करें तो इसमें हम डिफरेंट हैबिटेट्स की जो रेंज होती है उसको देखते हैं, डिफरेंट हैबिटेट्स की डाइवर्सिटी देखते हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गए, वेटलैंड्स हो गई। वेटलैंड्स कहते हैं उस एरिया को जहाँ पे टेम्परेरी जो होता है वो वाटर आ जाता है, लाइक बारिश हुई है तो बारिश का पानी खड़ा हो गया कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, तो वो वेटलैंड होती है, ठीक है। जहाँ पे परमानेंट वाटर का कोई सोर्स नहीं होता, आर्टिफिशली या जैसे भी नेचुरली वहाँ पे अगर वाटर अकामुलेट हो गया, जगह बन गया है, तो वो गीली जगह बन गई, उसको हम वेटलैंड कहते हैं। इसको मड भी कहा जाता है, मडी वाटर, ये सब कुछ, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेरी जो होता है वो वाटर सोर्स ये होता है।
ग्रासलैंड्स आ जाती हैं इसमें या डेजर्ट्स आ जाते हैं। ये सारे हमारे पास इकोसिस्टम लेवल होते हैं। हम यहाँ पे जो है वो डाइवर्सिटी को देखते हैं। फिर हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि डिफरेंट इकोसिस्टम जितने भी हैं उनका फंक्शन क्या है, किस तरह काम करेंगे, उनकी अट्रैक्शन कैसी है, वो कौन सी जो स्पीशी है उनको सपोर्ट करेंगे और कौन सी जो स्पीशीज़ हैं उनको वहाँ पे नहीं रहने देते हैं, उनके लिए ठीक इन्वायरमेंट नहीं है, उनके लिए वहाँ पे मतलब सर्वाइवल टफ है। ये सारी स्पीशी है। इस डाइवर्सिटी को हम डिस्कस करें तो ये हमारे पास इकोसिस्टम लेवल होते हैं जिसमें हम इन्वायरमेंट की अट्रैक्शन को देखते हैं। तो ये थे हमारे पास असेसमेंट्स लेवल। हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम की बात करें तो ये एक डायनामिक और अट्रैक्टिव सिस्टम होता है। डायनामिक मीन जो एक्टिव सिस्टम है, ठीक है। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका आपस में कैसा बॉन्ड है, कैसी अट्रैक्शन है, उसको हम इकोसिस्टम में देखते हैं। इसमें हम बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। बायोटिक मीन लिविंग, कि कौन कौन सा एरिया वहाँ पे प्रेजेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे प्रेजेंट है और कौन कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उन पे अट्रैक्ट कर रही हैं। लाइक अगर कोई एरिया तूफ़ानी एरिया है तो वहाँ पे हवाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे इंसान का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे तो घर भी नहीं बन सकते, वो गिर जाएंगे। इन्वायरमेंट हमें सपोर्ट ही नहीं करता कि हम वहाँ पे रहें। पानी वाला इन्वायरमेंट है, हमें वो भी सपोर्ट नहीं करता। तो ये इन्वायरमेंट का असर, इस तरह नॉन लिविंग थिंग्स का असर होना लिविंग थिंग्स के ऊपर, एक ही इन्वायरमेंट के ऊपर, इसको इकोसिस्टम कहते हैं। फिर हम बात करते हैं नाइक की। नेक की बात करें तो ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके एरिया में क्या फंक्शन है, क्या रोल है जो वो अपने इकोसिस्टम में प्रोवाइड करता है। इसमें देखते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का किस तरह जो है वो सर्वाइवल है, किस तरह वो अपने हैबिटेट के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ उसका कैसा रिलेशन है। इसमें कुछ रिलेशन हमारे पास आ जाते हैं जिसमें प्रीडेशन आ जाती हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि प्रे और वो प्रीडेटर शिकार या शिकारी वाला सीन है। फिर इसके बाद कंपटीशन आ जाता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं और ऑर्गेनिज्म जो हैं वो compete कर रहे हैं, आपस में मुकाबला कर रहे हैं कि हम ज़्यादा ले लें, हम ज़्यादा ले लें। सही। उसके बाद सिम्बियोसिस आ जाता है। सिम्बियोसिस का मतलब ये होता है कि म्यूचुअली अंडरस्टैंड तौर पे रहें, यानी कि हेल्पफुल नेचर हो उनके आपस में, दोनों एक दूसरे को मतलब फ़ायदा दे रहे हैं, कोई किसी से जेलस नहीं हुआ, मतलब हेल्प, अच्छा इन्वायरमेंट है, ये सेंस में आता है। और इनका एनर्जी फ्लो कैसे इकोसिस्टम है, ये हम सारा जो है वो नाइक में देखते हैं। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है रैंडम सैम्पलिंग की। हम सबसे पहले रैंडम सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है। फिर हम जो है वो इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को फाइंड करने में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम बात करें रैंडम सैम्पलिंग की तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिससे हम किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया को मार्क करते हैं, ख़ास एरिया को हम चूज़ करते हैं और वहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी को असेस करते हैं, वहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी को फाइंड करेंगे। तो ये जो टेक्निक है इसको कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। इसके डिफरेंट जो है ये मेथड्स के आप इम्पोर्टेंट समझ लें, बेनिफिट्स समझ लें, रीज़न समझ लें कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है कि ये जो है बायस, बायस का मतलब होता है कंट्रोवर्सी आना, उसको मिनिमाइज़ करेगा। मतलब किसी चीज़ को हम फेवर कर रहे हैं, किसी को हम फेवर नहीं कर रहे, ये बायस सिस्टम होता है, तो ये उस सिस्टम को कम करेगा। ये कैसे कम करेगा, ये एक इक्वल चांस जो है वो सारे सिस्टम को देते हैं, जिनको सारे सैंपल्स को, कि वो सैंपल के तौर पे यूज़ हो चुके, ये हमारे पास जो है ये इक्वल चांस दे रहे हैं। इस तरह जो है वो हम, जैसे फेवरेटिज्म होती है या हम किसी चीज़ को फेवर करते हैं तो ये इस चीज़ को जो है वो ख़त्म कर देता है। ये सिस्टम होता है रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि ये हर जो पार्ट है उसको इक्वल चांस जो है वो कंसिडर किया जाता है उसका। और इस तरह जो है हम बहुत एक्यूरेट वे में जो है बायोडाइवर्सिटी को फाइंड कर सकते हैं। सेकंड, अगर हम पॉइंट की बात करें तो वो होता है रिलायबल एस्टिमेट्स, कि ये जो है बहुत अच्छी रिलायबल मेथड होता है, बहुत इजी मेथड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जितना भी डाटा होता है वो स्टेटिस्टिकली एनालाइज्ड होता है, यानी कि हमें उसकी स्टेटिस्टिक होते हैं, मैथ की ये टर्म है, ठीक है, मैथ से रिलेटेड होती है, जिसमें हम ग्राफ्स टेबल्स को रिप्रेजेंट करके पिक्टोरियल वे जो है वो हम देते हैं। सारा डाटा हमारे पास जो होता है काउंटेड, अकाउंटेबिलिटी होती है, अकाउंट्स की फॉर्म में होता है। तो ये जो है ये इसमें आते हैं और इस तरह हम स्पीशी रिचनेस देख लेते हैं कि कौन सी स्पीशी जो है वो ज़्यादा है, अबंडेंस किसकी ज़्यादा है। और स्पीशी रिचनेस का मतलब ये होता है ज़्यादातर कि स्पीशी वैरायटी कितनी ज़्यादा है, ठीक है, कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वहाँ पे सर्वाइव कर रही हैं, उनकी अबंडेंस कितनी है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, ये सब कुछ हम इसमें देखते हैं। फिर ये कंपेरिजन में हमें हेल्प करते हैं। कंपैरिजन में ऐसे हेल्प करेंगे कि हाँ, जब हम डिफरेंट एरियाज़ या डिफरेंट हैबिटेट्स को देखेंगे तो फिर हम जो उनका डाटा कलेक्ट होगा, जिसको हमने जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड किया होगा, हम उनको आपस में एक दूसरे से कंपेयर कर लेंगे और डिफरेंट जो है वो देख लेंगे उनके कि कौन सा एरिया ज़्यादा अच्छा और कौन सा नहीं। फिर हम देखते हैं इनहेंसिस रिप्रेजेंटेटिव, जब हम डिफरेंट
पार्ट्स को, स्टडी एरियाज़ को कवर करते हैं रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू, तो क्या होता है हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे जो है सैंपल वो कौन सा जो एरिया है वहाँ पे कौन सी बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट कर रही है, उस एरिया के अंदर कौन सी जो किसी भी बायोडाइवर्सिटी या कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो वहाँ पे डोमिनेंट है, जो वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे के सारे एरिया को, या जो सैंपल है वो कौन सी बायोडाइवर्सिटी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है वहाँ पे। फिर कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करते हैं, जब हम इस तरह असेस करते हैं बायोडाइवर्सिटी को तो हमें पता लग जाता है एरियाज़ को, जब हम असेस करते हैं तो हम देखते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बायोडाइवर्सिटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, वो डिक्रीज़ हो रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है, अगर डिक्रीज़ हो रही है तो किस वजह से हो रही है, वो जिन फैक्टर्स की वजह से वो डिक्रीज़ हो रही होती है हम उनके जितने भी वो रीजंस होती हैं उनको कम करने की कोशिश करते हैं और बायोडाइवर्सिटी को इन्हेंस करते हैं, और इस तरह जो है ये हमारे पास एक कंजर्वेशन एफर्ट आ जाती है जिसमें हम उसको कंट्रोल करते हैं। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है फिर हम पॉपुलेशन, अगर बहुत ज़्यादा हो गया फिर पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाता है कि रिसोर्सेज इतने नहीं है, पॉपुलेशन का जो रेट है वो कंट्रोल होना चाहिए, तो इस तरह जो है ये इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है। अब हम देखते हैं मेथड जिसके थ्रू हम बायोडाइवर्सिटी को असेस कर सकते हैं। ये दो तरह से हम इस क्वेश्चन को जो है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा जिसमें हम देखेंगे कि हम सिर्फ बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसके असेसमेंट्स लेवल क्या है, किस किस लेवल पे इसको असेस किया जाता है, ठीक है, या रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, ये एक क्वेश्चन है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मेथड्स बताएं, ये मेथड्स अलग है, ठीक है, ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रीब्यूशन और अबंडेंस को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ये हम देखते हैं। असेस की बात करें तो हम दो तरह से इसको असेस करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सेकंड वन इज़ अबंडेंस। हम डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे जो है वो इसको असेस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे अगर जब हम इसको असेस करते हैं तो हमारे पास ये 3 मेथड्स आज इसको हम डिस्कस करते हैं। पहला जो मेथड है वो है क्वाड्रेट मेथड। क्वाड्रेट मेथड से ये होता है, क्वाड्रेट होता है एक स्क्वायर शेप्ड होता है, ठीक है, एक स्क्वायर का साइज हम सेलेक्ट करते हैं, इसको हम क्वाड्रेट कहते हैं। वहाँ पे उस एरिया को जो है वो डिस्कस किया जाता है। अगर हम इसकी पहले डायग्राम देखें ये ऐसा होता है, ठीक है, ये जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, इनको रखा जाता है जिस एरिया को हमने फाइंड करना हो, तो ये क्वाड्रेंट सैम्पलिंग्स होते हैं, इनको रखा जाता है उसके ऊपर, फिर हम इनको देखते हैं। इससे हम ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है प्लांट पॉपुलेशन या सेसाइल ऑर्गेनिज्म जिन्होंने वहाँ मूव नहीं करना होता, जो वहाँ पे रहते हैं उनको डिस्कस करने में। अगर हम एग्जांपल की इसकी बात करें तो फॉरेस्ट सिस्टम में जैसे ही हम क्वाड्रेट को लेआउट करते हैं, लेआउट का मतलब स्प्रेड करना, और फिक्स साइज़ के होते हैं, इस तरह हम जो ईच प्लांट की जो है वो हम देख लेते हैं कि क्वाड्रेंट के अंदर कितने जो है वो प्लांट्स आ रहे हैं, उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस को हम आपस में रिलेट कर लेते हैं, ये हमारे पास क्वाड्रेंट मेथड होता है। क्वाड्रेंट मेथड को हम डिस्कस कर रहे थे। क्वाड्रेंट मेथड जो है इससे हमने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी होती है कि किस एरिया में कोई ऑर्गेनिज्म है और किस में नहीं है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट सैम्पलिंग से हम देख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रीब्यूशन कि वो इस एरिया में प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसेक्ट सैम्पलिंग। ट्रांसेक्ट सैम्पलिंग की बात करें तो ये लाइन को कहते हैं, हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं उस एरिया पे जहाँ पे हमने इसको देखना होता है, करना होता है, सैम्पल करना होता है, उस एरिया में हम एक लाइन ड्रा करते हैं जस्ट लाइक दिस। ये देखें ये एक ट्रांसेक्ट जो है वो ड्रा किया गया, इससे फिर हम इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल इंटरवल्स पे जो है वो रख के इसको फाइंड कर लेते हैं क्वाड्रेंट्स, लाइक स्क्वायर रख के या जिस तरह भी हमने फाइंड करना होता है। ये ज़्यादातर यूज़ होता है जब हम इंटर टाइडल जो है वो देखते हैं या हम कोस्टल एरियाज़ पे जब देखते हैं, तो हम देखते हैं कि लो टाइड से हाई टाइड्स तक ये हम ट्रांजेक्ट लाइन बना लेते हैं, फिर उस लाइन के थ्रू जो है वो देखते रहते हैं। ये वर्टिकल के लिए जो है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ये मेथड जो है। इस मेथड में हम रेगुलर इंटरवल्स के बाद एक लाइन ड्रा करते हैं जिनको हम मेजर करते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है इन्वायरमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए। लाइक कोस्टल जोन, कोस्टल जो है वो साहली जोन को कहा जाता है जो समुद्र के पास होता है। कोस्टल जोन जो है वो साहली इलाके को कहा जाता है जिसमें जो है वो ट्रांसेक्ट लाइन बनाई जाती है हाई टाइड से लो टाइड की तरफ, और इस तरह जो हम डिफरेंट टाइप्स जो हैं और उनके अबंडेंस जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास थर्ड मेथड है दैट इज़ एरिया सर्वे। एरिया सर्वे में हम क्या करते हैं, उसमें हम एयरक्राफ्ट या ड्रोन को यूज़ करते हैं ऑब्जर्व करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज एरियाज़ में। इसमें हम क्या ऊपर से यानी कि एरियल व्यू, एरियल हवा फ़ज़ा के लिए टर्म यूज़ की जाती है, उसके लिए वो हम देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं तो ये जो है ये वेटलैंड्स या दूसरे बर्ड स्पीशीज़ को या जो सवानास में जैसे मैमल्स होते हैं उनको फाइंड करने के लिए जो है ये मेथड यूज़ किया जाता है। इस मेथड को अगर हम देखें तो ये होता है, ये एरियल है और ये किसी भी एरिया को फाइंड करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है,
ठीक है, ये एरिया सर्वे था। ये हमारे पास 3 मेथड थे जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइंड किए जाते थे। अब हम देखते हैं अबंडेंस कैसे फाइंड करते हैं। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की अबंडेंस की बात करें तो इसमें हमारे पास फर्स्ट जो मेथड आता है उसको कहते हैं पॉइंट काउंट। पॉइंट काउंट की बात करें तो इसमें हम जो है जितने भी नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल किसी स्पीशी के अंदर एक फ़िक्स्ड पॉइंट पे एक स्पेसिफिक पीरियड में, ठीक है, हम उनको जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं, उनके नंबर्स जो हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। और ये मेथड जो है ये बर्ड्स के लिए या मोबाइल जो मूव कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स उनके लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जिसमें हम जो है उनको फाइंड करते हैं। फिर हम सेकंड मेथड की बात करते हैं मार्क कैप्चर की। मार्क रिकैप्चर की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑर्गेनिजम्स को कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद फिर उनको मार्क करते हैं। मार्क मतलब कोई भी उनका लाइक उनकी बॉडी पे कोई निशान लगाते हैं, कोई टैग लगाते हैं, हम उन्हें मार्क कर देते हैं। फिर हम उन ऑर्गेनिजम्स को, इन इंडिविजुअल्स को फ्री छोड़ देते हैं, ठीक है। पहले कैप्चर करेंगे, फिर उनकी बॉडी पे कोई ना कोई सिम्बलिक मार्क लगा देंगे, टैग लगा देंगे, फिर उनको फ्री छोड़ देते हैं और कुछ देर के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उनको दोबारा रिकैप्चर, पहले कैप्चर करेंगे, बाद में रिकैप्चर करेंगे, दोबारा फिर पकड़ेंगे और फिर इस तरह जो है हम पॉपुलेशन साइज़ और डेंसिटी को जो है वो देख सकते हैं। और ये मेथड्स उनके लिए होते हैं जिनको जो है वो डिफ़िकल्ट होता है काउंट करना, उनके लिए जो है ये मेथड अप्लाई किया जाता है। थर्ड जो हमारे पास मेथड है वो है क्वाड्रेंट काउंट। क्वाड्रेंट काउंट्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो रिसर्चर्स होते हैं वो क्वाड्रेंट्स को यूज़ करते हैं ताकि वो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स काउंट कर सकें हर क्वाड्रेंट में, ठीक है। क्वाड्रेंट्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो हमारे पास एक स्क्वायर शेप्ड होती है फिगर, जिसको जो है हम यूज़ करते हैं। इस तरह हम जो है वो ओवरऑल अबंडेंस जो है किसी भी एरिया की वो देख सकते हैं क्वाड्रेंट्स के अंदर के एक क्वाड्रेंट के अंदर कितने आ रहे हैं, और इस तरह हम जो है एस्टिमेट कर लेते हैं उनकी अबंडेंस। ये क्वाड्रेंट मेथड होता है। फिर हमारे पास जो फोर्थ मेथड है दैट इज़ कैप्चर रिकैप्चर मेथड। कैप्चर मेथड की बात करें तो ये वेरिएबल्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें वेरिएबल्स वो ऑर्गेनिज्म जिनके वेरी करती है, चेंज करेगी कैप्चर कैपेबिलिटी के, वो जो है वो उनकी प्रोबेबिलिटी के पकड़े जाते हैं या नहीं पकड़े जाते, ये एबिलिटी जिनकी वेरी करेगी, और जो एरियाज़ के दरमियान मूवमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइक एक एरिया के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, वो दूसरे एरिया की तरफ मूव कर रहा है, तो तब उसको कैप्चर या रिकैप्चर करना, ये जो होती है प्रोबेबिलिटी कि पता नहीं वो यहाँ मूव करेगा या नहीं, तो ये हमारे पास कैप्चर रिकैप्चर मेथड होता है, और ये भी अबंडेंस के लिए फाइंड किया जाता है। फिर हमारे पास जो है रिमोट सेंसरिंग होती है। रिमोट सेंसरिंग में हम क्या करते हैं, सैटेलाइट्स या ड्रोन्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं उन एरिया में, और उनकी अबंडेंस जो है वो की जाती है फाइंड। और ये ऐसे में ये एक तो लार्ज स्केल मेथड पे होता है, मतलब लार्ज स्केल पे ये मेथड यूज़ होता है, और सेकंड वन ये उन एरियाज़ के लिए यूज़ होता है जो इनएसेसिबल हों, जहाँ पे पहुँच ना हो सके, आम आदमी वहाँ पे ना जा सके। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स है जो कि इनकी अबंडेंस फाइंड करने के लिए यूज़ किए जाते थे। This is all about the lecture. Hope you will get it. If you find any confusion, you can ask me in the comment section. See you in the next video. Take care.